नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की चर्चा में मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की हमारी चर्चा का विषय है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा। आसमान छूती कट ऑफ लिस्ट और मार्क्स आधारित एडमिशन व्यवस्था से छात्रों को अब जल्द ही निजात मिलेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लागू करने की योजना पर काम कर रही है। यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की ही तर्ज पर अब विश्वविद्यालयों में स्नातक के गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी संयुक्त परीक्षा होगी और सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया है। ये 7 सदस्यीय कमेटी एंट्रेंस टेस्ट का स्तर और पैटर्न जो है वो तय करेगी, जिसे शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने इन परीक्षाओं को कराने का जिम्मा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को सौंपा है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के यूजी कोर्स में दाखिले के लिए ये टेस्ट जरूरी होगा और इसका सबसे ज्यादा जो फायदा है वो जाहिर तौर पर छात्रों को मिलेगा, उन अभिभावकों को मिलेगा जिन्हें अभी स्नातक में प्रवेश के लिए कई विश्वविद्यालयों में आवेदन करना होता है और ऊंची कट ऑफ लिस्ट से जूझना पड़ता है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं जो कि मेंबर हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, साथ ही कुलपति जेएनयू। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही प्रोफेसर हरीश चंद्र सिंह राठौर हैं हमारे साथ जो कि वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर, पहला क्वेश्चन प्रोफेसर जगदीश मैं आपसे करना चाहूंगी। ये जो नई व्यवस्था नई शिक्षा नीति के तहत सरकार लागू करने जा रही है, जिस पर काम भी चल रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि इसका पूरा मसौदा क्या है, किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज कराई जाएगी और जो पहले की व्यवस्था थी उससे ये कैसे अलग है। देखिए, आपका प्रश्न को समाधान देने के पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं हमारा दर्शकों के लिए। जी। हमारा देश में 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स में कम से कम 1 करोड़ स्टूडेंट्स ने बैठता है और इसमें कम से कम 70 लाख स्टूडेंट्स पास होता है और पास होने के बाद एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं ये स्टूडेंट्स। और हमारा देश में राज्य सरकार का बोर्ड्स है 50 के ऊपर और हमारा केंद्र सरकार का है 3 बहुत बड़ा बोर्ड्स भी है। और ये बोर्ड्स में जो एग्जाम्स होते हैं +2 स्टैंडर्ड में इसमें बहुत अंतर होता है। कुछ क्षेत्रों में 80% मार्क्स लाने के लिए बहुत मुश्किल होगा और कुछ क्षेत्रों में 90% भी बहुत इजीली मिल जाएगा। और इतना अंतर रहने के बाद ये स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में अप्लाई करें तो क्या होगा, जो क्षेत्रों में जो स्टूडेंट्स को इजीली मार्क्स मिलेगा इनको एडवांटेज होगा और जो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल से 80% मिलते हैं इनका एग्जाम्स में, इनको बहुत मुश्किल होगा। तो बेस्ड ऑन मार्क्स अलोन एडमिटिंग स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटीज, ये तो ठीक नहीं है। आज ही मैं पढ़ा न्यूज में कि एक जय किशोर प्रधान ओडिशा से 64 ईयर ओल्ड रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय ने नीट एग्जाम्स को क्लियर करके फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ज्वाइन किया। आप सोचिए, इनका एडमिशन +2 बेसिस पे हुए तो मुझे पता नहीं होगा नहीं, लेकिन ये एडमिशन टेस्ट के वजह से, एंट्रेंस टेस्ट के वजह से इनको ये अपॉर्चुनिटी मिला। इसीलिए जो केंद्र सरकार ने एज पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक एंट्रेंस एग्जाम, पूरा देश में एक एंट्रेंस एग्जाम करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए जो निर्णय लिया, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी निर्णय है और लॉन्ग ड्यू भी है। स्टूडेंट्स को बहुत आसान हो जाएगा। आगे समय में, आगे साल में 2021-22 में एक बार होगा, लेकिन आगे सालों में 2 बार हो सकता है और as we progress it can be held even 3 times in a year
सो इससे क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स को? एक बार एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नहीं किए तो दूसरा बार भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तीसरा बार भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी डिसीजन है और सभी यूनिवर्सिटीज में पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में शुरू करेंगे और सभी यूनिवर्सिटी इसको अडॉप्ट करे तो जी मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर हरीश चंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जैसा कि प्रोफेसर जगदीश भी कह रहे थे कि जो मार्क्स पर आधारित कट ऑफ लिस्ट और उसके बेस्ड पर जो सिलेक्शन होने का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि हमने देखा है कि देश के अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग स्तर पर मार्क्स के पैटर्न्स होते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो मैथ स्ट्रीम्स के या साइंस स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं उनके मार्क्स अधिक जाते हैं कंपैरेटिवली जो आर्ट स्ट्रीम्स के होते हैं। तो जब ये एक कॉमन जो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा पूरे देश में लागू होगी, आपको क्या लगता है कितना इसका फायदा सीधे तौर पर छात्रों को पहुंचेगा? निश्चित रूप से फायदा ही फायदा पहुंचेगा छात्रों को। जब भी हम कोई बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके पीछे कोई ना कोई चिंतन होता है, कोई दर्शन होता है जी। और विशेषकर जब शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो उसके पीछे जो पेडागोजिक कंसिडरेशन है वो महत्वपूर्ण होती है। अभी क्या हुआ है कि जो मार्क्स के आधार पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में एडमिशन्स होते हैं, उसने मूल रूप से अगर आप देखें तो जो शिक्षा का उद्देश्य है उसी पे चोट की है। जी। जैसे कि अब 90% मार्क्स और 99% मार्क्स और 95% पे एडमिशन दिल्ली में है, दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जाम्पल ले लें, क्लोज हो जाता है। तो एक बच्चों में नंबर पाने की होड़ लगी है और ऐसी भी देखने में चीजें आती हैं कि स्कूल्स भी और बोर्ड्स भी एग्जामिनेशंस में मार्क्स देने की उनमें भी होड़ लगी है। तो बेसिकली nobody is chasing education, people are chasing, students are chasing and parents are compelling, मतलब अभिभावक भी बच्चों के ऊपर इस तरीके का दबाव बनाते हैं कि वो मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ। जी। nobody is bothered कि बच्चा सीख क्या रहा है, कैसे सीख रहा है। और उस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि बच्चे इतने इनॉर्मस प्रेशर में भी आ रहे हैं कि वो सुसाइड्स करते हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। ये एक पक्ष है। तो अब जब हम नेशनल लेवल टेस्टिंग की बात करेंगे तो वो प्रारूप क्या होगा, उसमें हम कैसे करेंगे, वो तो अभी ये कमेटी जो बनाई गई है उसके ऊपर चर्चा करेगी। जी। उसके लिए हम एक ज्वलंत उदाहरण देखते हैं, अमेरिका का ही ले लीजिए। वो एक जीआरई करता है और जीआरई से पूरे विश्व के लोगों को सिलेक्ट कर लेता है अपने विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए। तो हम लोग भी उस तरीके का करेंगे और मुझे लगता है कि जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें एप्टीट्यूड की बात होगी, रुचियों की बात होगी और भी दूसरी बातें होंगी। तो उसके आधार पर क्या होगा कि एक तो शिक्षा का जो स्तर है, जो दौड़ नंबरों से हटकर शिक्षा की तरफ आएगी, एक बेटर टेस्टिंग की तरफ आएगी, तो एक तो वो होगा। जहां तक विद्यार्थियों की बात है, विद्यार्थियों का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, क्योंकि बहुत विषय वो होता है, समय सीमित है, एक एग्जाम्पल लेके बात को समझाया जा सकता है। आज की तारीख में विद्यार्थी को ये पता नहीं होता है कि उसका एडमिशन किस विश्वविद्यालय में होगा। वो जानता है कि मुझे अमुक कोर्स में एडमिशन चाहिए, मेरी रुचि है, और उसके लिए वो 3 में अप्लाई करता है, 4 विश्वविद्यालय में अप्लाई करता है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक तो उसके ऊपर आर्थिक फॉर्म भरने में पैसा खर्च होता है, फिर कई बार एग्जामिनेशंस की डेट्स या एडमिशन प्रोसेस की डेट्स ओवरलैप करती हैं, क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालय एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी लेते हैं और मार्क्स के आधार पर भी करते हैं। अब 4 में मैंने अप्लाई किया और इत्तेफाक से मेरा 4 में नहीं हो पाया और मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, मेरा तो साल खराब हो गया। अब अगर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, तो उसके पास जो भी उसका स्कोर आएगा, वो स्कोर उसका एक निश्चित समय तक के लिए वैलिड होगा। उस स्कोर के आधार पर हो सकता है वो उसी सत्र में किसी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में ना एडमिशन पाके किसी दूसरे में पा जाएगा, तो उसका एक तो साल नहीं खराब होगा और दूसरा क्या है, उसे एक ही फॉर्म भरना है, एक ही बार इम्तिहान में जाना है। तो ट्रैवलिंग का रिस्क, फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं वो, और पेरेंट्स को अमूमन 12th के बच्चों को खास करके अगर आप देखेंगे
तो सबको लेकर जाना पड़ता है, और विशेषकर जो गर्ल्स हमारी स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जगहों पे एडमिशन के लिए जाना पड़ता है, तो वो सारी चीजों के ऊपर आप देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, दोनों रूपों से विद्यार्थियों को ही लाभ होगा। और कोई भी व्यवस्था जो होती है वो व्यवस्था विद्यार्थियों के हित में बननी चाहिए। तो ये तो एक बहुत भारी पक्ष है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो देखा गया और नई शिक्षा नीति के अंदर जो बात की गई है उसमें और भी बहुत सी चीजें हैं। उसमें क्रेडिट ट्रांसफर की बात होती है, उसमें एक कोर्स हम किसी विश्वविद्यालय में, दूसरा कोर्स किसी और विश्वविद्यालय में भी लेने की संभावनाओं की बात है जी। तो मुझे लगता है कि ये जो हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो शुरुआती दौर में, जैसा अभी प्रोफेसर जगदीश जी ने कहा कि एक्सपेरिमेंट के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद हम शायद वो जो दूसरी पीढ़ी क्रेडिट ट्रांसफर वाली है, कोर्स चॉइसेस वाली बात है, क्योंकि अब बच्चे को हम एक ऐसा सिस्टम भी देने की कोशिश करेंगे जी कि सारे के सारे विश्वविद्यालयों में कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनको पढ़ाने के कौन कौन से टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज के पास क्या क्या सुविधाएं हैं। तो हो सकता है कि इंटरनेट पे बैठकर ही वो डिसाइड कर सके कि मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स करना है, और आने वाले दिनों में हम ये संभावनाएं भी दे सकें केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कि आप ये कोर्स इस विश्वविद्यालय से कर लीजिए, ये दूसरे से कर लीजिए, और अपना क्रेडिट्स को कंबाइन करके अपनी डिग्री को एनरिच कर लीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि जो बच्चा डिग्री ले वो अपने हिसाब से ले, अपनी रुचि के हिसाब से ले, और अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करे जी। तो देखते हैं इसमें फायदे ही फायदे हैं। और ये नई शिक्षा नीति में रखा गया, और ये लॉन्ग ड्यू था। 12-13 केंद्रीय विश्वविद्यालय तो पहले से ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर रहे हैं, अब सबको उसमें सम्मिलित करने की बात है। मैं समझता हूँ लाभ ही लाभ है। जी प्रोफेसर जगदीश, अक्सर ये चर्चा होती है कि जो प्रतिभा या टैलेंट का जो पैमाना है उसको अंकों से नहीं मापना चाहिए। अब ये जो नई व्यवस्था है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जाहिर तौर पे जो छात्र हैं एलिजिबल वो अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन कर सकेंगे, क्योंकि जो एक होड़ होती थी एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स पाने की, उसका प्रेशर भी कम होगा छात्रों पर। देखिए, ये एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ प्रतिभा का नहीं सब्जेक्ट में, लेकिन इनका एप्टीट्यूड भी हम चेक करेंगे जी। आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को पीयर प्रेशर से, सोसाइटी प्रेशर से जो कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन बच्चों ने ये एग्जाम लिखने के बाद इनका एप्टीट्यूड क्या है वो पता चलेगा। इसके बेसिस पे स्टूडेंट ने कोर्सेज को चूज कर सकते हैं, ये पहले बात है। और दूसरा, ये एप्टीट्यूड टेस्ट ये पहले बार हम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टेकिंग आर्किटेक्चर, in bachelor of architecture studies, there it is necessary that one writes an aptitude test. This is one important aspect. और दूसरा है कि एक कॉमन काउंसलिंग हम NIITs में, IITs में करते हैं, और बच्चों एक वेबसाइट पे इनका प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, और बेस्ड ऑन द रैंकिंग इन द एंट्रेंस एग्जाम, एक IIT में, एक NIT में नहीं मिले तो दूसरा NIT में मिलेगा, और सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस ऐसा दे सकते हैं। हम BA, BSc, BCom प्रोग्राम्स में सिमिलर कॉमन काउंसलिंग हम कर सकते हैं if there is one common entrance test across the country, because you know a lot of students, they actually prefer BA in social sciences, BA in arts. They may be coming from science background, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं इनका मार्क्स बहुत ज्यादा होगा और इनको बहुत इजीली एडमिशन मिलेगा ए BA आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस में। लेकिन जो लोग +2 में आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस में पढ़ते हैं, इनको ज्यादा मार्क्स +2 में नहीं आए तो इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक कॉमन टेस्ट अक्रॉस द कंट्री will be the best possible thing that we can do for the students. जी बिल्कुल। प्रोफेसर हरीश, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि अमेरिका में जो GRE की व्यवस्था है और जिस तरीके से वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं पूरे वर्ल्ड के जो छात्र हैं उनके लिए, भारत में भी अब इस तर्ज पे काम हो रहा है। छात्रों के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कोप है, एक परीक्षा से एक बड़ा स्कोप है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी
योग्यता के आधार पर उनका चयन किया जा सकता है? निश्चित रूप से ये तो सुनिश्चित होगा ही, ये तो निश्चित रूप से सुनिश्चित होगा और विद्यार्थी के सामने एक बिल्कुल स्पष्ट पिक्चर होगी जी। वो जानेगा कि मैं अंडर ग्रेजुएट आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, अंडर ग्रेजुएट साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, या अंडर ग्रेजुएट लॉ स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, एजुकेशन में जाना चाहता हूँ। क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ, हम लोग इस समय जो 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो भी 12th के बाद ही अवेलेबल होगा। लॉ 5 ईयर इंटीग्रेटेड 12th के बाद अवेलेबल है। तो अब बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि बच्चा 12वीं क्लास में ही एक तरफ तो मेजर डिसीजन लेता है कि मुझे इंजीनियर बनना है तो आईआईटीज में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, लेकिन उसके अलावा मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे कॉमर्स में बिजनेस मैनेजमेंट करना है, मुझे लॉ ग्रेजुएट बनना है, मुझे टीचर एजुकेशन में जाना है, एजुकेशन में जाना है, या मुझे एक हिस्टोरियन बनना है, सोशल साइंटिस्ट बनना है। तो एट द 12th स्टेज ओनली वो बच्चा अपने आप को तैयार करेगा और एक क्लियर पिक्चर के साथ वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठेगा जी। और अब ये तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो बॉडी है जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, वो टेस्ट करके उसके एप्टीट्यूड्स, उसकी रुचियों के आधार पर उसका एक असेसमेंट करके उसको एक रिकॉर्ड देगी, एक मार्क देगी बनाकर, और उसके आधार पर नाउ ही हैज अ रिपोर्ट कार्ड। उसके बाद वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एक सेंट्रल काउंसलिंग के रूप से जाएगा या डिसेंट्रलाइज जाएगा, ये तो एक मामला मसौदा क्या होगा ये तो आने वाले समय में ये कमेटी देखेगी और एक नीतिगत फैसला बाद में होगा। लेकिन ये तो तय बात है कि बच्चे के सामने एक स्पष्ट विकल्प होगा और बच्चे का जो आज की तारीख में जो फ्रस्ट्रेशन है वो समाप्त हो जाएगा। आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है और आत्महत्या के केसेस निश्चित रूप से बहुत कम होंगे। पेरेंट्स को और बच्चों को आप देखेंगे हर तरीके से एक स्पष्ट मार्गदर्शन के साथ उनको अपने इच्छा के अनुसार, अपनी रुचियों के अनुसार एक बहुत 42 विश्वविद्यालयों का, सॉरी अब तो वो 48 हो गए हैं फंक्शनल, 48 फंक्शनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो कोर्सेज की जो चॉइस है वो एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। ये बड़ी बात है। आज की तारीख में बहुत से बच्चे जानते ही नहीं है कि बीएचयू में क्या कोर्स है, जेएनयू में क्या है, मेरी यूनिवर्सिटी में क्या अवेलेबल है। फिर मेरी यूनिवर्सिटी का कौन सा स्ट्रेंथ है, जेएनयू का कौन सा अंडर ग्रेजुएट स्ट्रेंथ है, कहाँ का कौन सा अंडर ग्रेजुएट स्ट्रेंथ है, बच्चों को मालूम नहीं है। बच्चे भटकते हैं। तो एक तरीके से वो भी अगर आप देखेंगे तो एक सेंट्रलाइज्ड उनको सारे के सारे कोर्सेज का स्ट्रक्चर मालूम पड़ेगा एंड स्टूडेंट्स विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि 12वीं के बाद से अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेना किसी चुनौती से कम नहीं होता। एक तो मार्क्स का प्रेशर, ऊंची कट ऑफ लिस्ट जाती है, उसके बाद अलग अलग कॉलेजों में दौड़ना, एक आर्थिक प्रेशर भी आता है बच्चों के ऊपर, मानसिक दबाव भी आता है। इन सब चीज़ों से कम निजात मिलेगी इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से। प्रोफेसर जगदीश, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, इसमें कॉमन पूल की भी बात हो रही है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की, इसे आप कैसे देखते हैं और इसके आने वाले दिनों में हम किस तरीके से इससे फ़ायदा देखते हैं? देखिए, अभी तक हम क्या किया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया और स्टूडेंट्स को अलग अलग एग्जाम्स को लिखना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल है। इफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कैन कम टुगेदर एंड हैव वन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, नो, इट विल provide a great opportunity for the students to write one single exam and then join in any of the universities where they get the opportunity to join. But having said that, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया में लार्ज स्केल ऑपरेशंस करना इसमें बहुत एक्सपीरियंस है। आप इलेक्शंस देखिए, और अब हम कोविड वैक्सीन के लिए हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं। कोने देश में कोने कोने को हम वैक्सीन को सप्लाई करने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। So similarly for the entrance examinations, some people may think, can we conduct such a large scale computer based test across the country? देखिए, अभी हमारा पास NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और IIT तरफ से भी NIT तरफ से भी हमारा बहुत एक्सपीरियंस है लार्ज स्केल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने में। और आजकल हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी बहुत इम्प्रूव हो गया।
So therefore, it is quite possible to conduct such a national level exam, once, twice, or thrice throughout the year, so that students can attempt these exams and then obtain their score and get their admissions, in the universities. So I think that it was a long due step, and as part of the national education policy, introducing technology in education is something that we need to look at. देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत एम्फेसिस है। जी। इनसाइड द क्लासरूम, आउटसाइड द क्लासरूम, हम कैसा हम ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को उपयोग करके स्टूडेंट्स को क्रिएटिव और इनोवेटिव हम कैसा बन सकते हैं, इसमें बहुत एम्फेसिस है। एज पार्ट ऑफ दैट, हमारा एडमिशन प्रोसेस भी टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके होना चाहिए, एंड दिस इज अ फर्स्ट स्टेप. आई एम श्योर इन a couple of years we will these exams will mature, and then we will be able to conduct across the country, and all the universities, I am hopeful that they will adopt this common entrance exam, because it is going to make everybody's life easy if you have one common entrance exam. जी। और वन लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, फेयरनेस, बायस फ्री और हाईली रिलायंट, द रिलायबिलिटी ऑफ द एग्जाम है। आप ह्यूमंस आंसर स्क्रिप्ट्स को चेक करें तो इसमें बहुत मुश्किल होगा, द ह्यूमंस विल गेट टायर्ड and there can be bias from answer to answer, लेकिन machine corrected answers will be completely free of all these biases. It will be completely objective, highly reliable examination, because you see, getting admission in a good university is a struggle for everybody. Even a half a mark or 1 mark this side, that side, due to human errors, if that is introduced, it will change somebody's life. Therefore, it is important that this common test exam, this common computer-based test is conducted in such a way that it is highly reliable, transparent, and bias-free. बिल्कुल। प्रोफेसर हरीश, नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में जो बदलाव किए जा रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ा व्यापक विषय प्रश्न पूछा आपने, इसके कई उत्तर देने पड़ेंगे। अगर इसी संदर्भ में देखा जाए जिसमें हम बात कर रहे हैं आज, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रूप में ही अभी भी एक बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा जी। इस बदलाव का जहां अभी हम लोग अभी एक चर्चा कर रहे थे कि इससे विद्यार्थियों का लाभ होगा, अभिभावकों का लाभ होगा, इसका एक और दूसरा पक्ष अगर आप देखें, जिसको कि मैं समझता हूं जो बराबर महत्वपूर्ण है, वो ये है कि होगा क्या कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, हाई रैंकिंग विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से उन यूनिवर्सिटीज की तरफ, उन कोर्सेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जी। अब जो डिपार्टमेंट्स या जो यूनिवर्सिटीज लो परफॉर्मिंग है, या जो यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड्स, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, या जिनका पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक में बहुत अच्छी इमेज नहीं है उन यूनिवर्सिटीज की, उनको स्वाभाविक रूप से लो रैंकिंग स्टूडेंट्स प्रेफर करेंगे। तो जिसको कहते हैं कि जो बेस्ट जज ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कौन है, वो यूजर है, विद्यार्थी है। तो आने वाले दिनों में ये भी एक संभावना है कि विश्वविद्यालयों को भी सजग होना पड़ेगा, उनको भी कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, और अपने स्टैंडर्ड्स में, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर्स में एक बहुत व्यापक इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा जी। जी। तो अभी तो क्या है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग एग्जाम है और किसी को समझे नहीं आता है। हर आदमी अपने, आधी यूनिवर्सिटी कहती है हमारी सब सीट भर गई, हमारी सब सीट भर, आपको तब समझ में आएगा कि आपके किस कोर्स की सीट किस रैंकिंग के विद्यार्थियों से भर रही है जी। तो हर विश्वविद्यालय को एक इंट्रोस्पेक्शन का भी मौका मिलेगा, एक आत्मचिंतन, आत्ममंथन का मौका मिलेगा कि हमको हमारे अंदर क्या कमियां हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जो अभी हमारी यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग सिस्टम्स हैं, उन रैंकिंग सिस्टम्स में एक परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसको कि स्कोर दिया जाता है। अब उस स्कोर का तो अगर कहीं देना है किसी विश्वविद्यालय को, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कौन से विद्यार्थी किस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट प्राइज दे रहे हैं, सेकंड प्राइज दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली परसेप्शन स्कोर निकल जाएगा जी। तो एक तरीके से एक गुणवत्ता की जो दौड़ है होगी,
गुणवत्ता के लिए भी फिर विश्वविद्यालयों को प्रयासरत होना पड़ेगा और सजग होना पड़ेगा, नहीं तो फिर पब्लिकली वो एक्सपोज होंगे। जी तो एक ये पक्ष भी मुझे दिखाई देता है। तो इस तरीके से देखिए, नई शिक्षा नीति की जब आपने व्यापक उसमें बात की, जी तो बहुत से ऐसे पक्ष हैं जिन पक्षों को जब हम लागू करेंगे जी तब समझ में आएगा कि वो कहां पर जाके क्या सुधार लेकर आएंगे। जी तो सुधार तो निश्चित रूप से हर दिशा में होगा। बिल्कुल। तो मैं तो इसको बिल्कुल ये मानता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है। अब केवल निर्भर इस बात के ऊपर है, जैसा जगदीश जी ने कहा, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एक बहुत बड़ा जी जी अनुभव है। जी बिल्कुल। जैसे मैं उदाहरण के लिए बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी जो है आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर और एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन 1986 से करा रहा है, जी जिसमें लगभग 3 से 7 लाख रुपए विद्यार्थी हर साल बैठते हैं। तो उस तरीके का एक विशेष विश्वविद्यालयों के पास भी अनुभव। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आ रही है, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल इनपुट हमारे साथ है, और हमारे जो अब तक हमने जी एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन किए हैं वो अनुभव हमारे जी साथ है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि हम एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी, और भविष्य में आने वाले दिनों में जहां विद्यार्थियों के लिए एडमिशन सुगम होगा, निश्चित रूप से जो शिक्षा के स्तर हैं, विश्वविद्यालयों के जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, उन सब में एक गुणात्मक सुधार, बिल्कुल, उसमें एक गुणात्मक सुधार हम देखेंगे मेरा ये और मानना है। निश्चित रूप से कुल मिलाकर ये एक अच्छी पहल है। और जैसा कि आप दोनों ने कहा कि गुणात्मक शिक्षा की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिला के जो ये नया कदम है, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का, संयुक्त प्रवेश परीक्षा का, पूरे देश के स्तर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसका सीधे तौर पे लाभ छात्रों को मिलेगा, उनके अभिभावकों को मिलेगा और शिक्षा जगत में भी हम इसमें गुणात्मक सुधार देखेंगे। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।